हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल यूनिवर्सिटी एग्जाम क्लासेस में। दोस्तों आज की जो क्लास रहने वाली स्पेशली बीए थर्ड ईयर थर्ड सेमेस्टर वालों के रहने वाली 2023 में जिनका भी एग्जाम है। राजनीति शास्त्र का मॉडल पेपर 1 हमने आपके साथ लेकर आए हैं, जो कि हल सहित मॉडल पेपर कराने वाले हैं। इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसी तरह क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे जाने की संभावना है। तो इसलिए चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली क्लासेस मिल सके हर सब्जेक्ट्स की, और सबसे पहले न्यूज़ भी यहाँ पर मिल जाती है सभी सब्जेक्ट्स की। जो भी आपका अपडेट रहता है, जैसे एग्जाम होना है, कब होना है, एग्जामिनेशन फॉर्म कब से भरे जाने हैं, तो सभी अपडेट हम आपको सबसे पहले देते हैं, सभी क्लासेस भी आपको देते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी शेयर भी करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पूरा मॉडल पेपर। तो यहाँ पर हम आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लोकतंत्र की परिभाषा, लोकतंत्र यानी लोकतंत्र जो है और प्रजातंत्र, इसकी परिभाषा दीजिए। यानी लोकतंत्र प्रजातंत्र की परिभाषा दीजिए। तो सिंपल से आपको क्या लिखना है लोकतंत्र प्रजातंत्र की परिभाषा में। बिल्कुल सीधे क्वेश्चन आपको मिलने वाले, लघु उत्तरीय प्रश्न रहने वाले हैं। अगर आप कमेंट्स करोगे तो हम दीर्घ उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय भी प्रश्न यहाँ पर लेकर आएंगे। तो लोकतंत्र उस शासन व्यवस्था को कहते हैं जिसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के द्वारा संपूर्ण जनता के हित में रखकर शासन करती है। देखिए लोकतंत्र क्या होता है, जिसमें ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें जनता स्वयं यानी जो हम लोग हैं उसमें स्वयं भाग लेते हैं, प्रत्यक्ष भाग लें या फिर प्रत्यक्ष लें या फिर अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के द्वारा संपूर्ण जनता के हित में रखकर शासन करती है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। अब एक आपको यहाँ पर लेना है अब्राहम लिंकन के अनुसार इसकी परिभाषा आपको दे देना है। बिल्कुल उसी तरीके से लिखना है, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर मिल जाएंगे। ओके, तो अब्राहम लिंकन के अनुसार क्या है इसकी परिभाषा। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन हो। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये परिभाषा आप समझ गए तो समझो पूरी राजनीति शास्त्र आप समझ गए, लोकतंत्र प्रजातंत्र सब कुछ आप समझ जाओगे। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन हो। मतलब हमारे द्वारा ही, हमारे लिए ही और हमारे के द्वारा ही शासन हो। जैसे हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, वो शासन करते हैं हमारे ऊपर। और तो प्रधानमंत्री क्या होते हैं, प्रधानमंत्री भी देश का प्रधानमंत्री तो भी देश की जनता होता है। यानी देश का जो प्रधानमंत्री होता है वो भी देश की जनता ही होता है। तो इस प्रकार आप कह सकते हो कि ऐसे लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन हो। देखिए प्रधानमंत्री जनता के लिए ही शासन करते हैं, वो भी जनता है और जनता के द्वारा शासन कर रहे हैं और जनता के लिए शासन कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो लोकतंत्र किसे कहते हैं। आपको ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप और भी ज़्यादा इसमें लिखना चाहते हो तो और भी कुछ लिख सकते थे। मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का वर्णन कीजिए। मुसलमानों के लिए जो पृथक प्रतिनिधित्व व्यवस्था जो होती है उसका वर्णन कीजिए। प्रथम मतलब अलग प्रतिनिधित्व, तो इसके लिए क्या व्यवस्था बनाई गई थी उसका वर्णन करना है आपको। तो मुसलमानों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था सन 1909 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो 1909 का जो अधिनियम था बहुत इंपॉर्टेंट, आपके जो सिलेबस में अधिनियम हैं, बहुत सारे अधिनियम हैं। तो देखिए ना यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा आपके अधिनियमों से। तो अधिनियम को जरूर जो है आप लोग अच्छे से क्लियर कर लेना है। इस पृथक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत उस निर्वाचन क्षेत्र के मुस्लिम मतदाता किसी मुस्लिम प्रतिनिधि का चुनाव करते थे। देखिए जो इसकी व्यवस्था थी 1909 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। इसके द्वारा क्या होता है, जब उस निर्वाचन क्षेत्र के मुस्लिम मतदाता किसी मुस्लिम प्रतिनिधित्व का चुनाव करते थे, अतः उनके लिए उनके विधान परिषदों में स्थान आरक्षित कर दिए गए। इस पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था ने हिंदुओं और मुसलमानों को सदा के लिए अलग कर दिया। जो 1909 का अधिनियम था ये बहुत मुसलमानों और हिंदुओं की जो प्रतिष्ठा थी इस पर बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचाए, क्योंकि उनके लिए अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कर दी गई और जिससे वो अपने मुस्लिम मतदाता को ही वोट करते थे। तो इसलिए हिंदुओं में बहुत ज़्यादा ठेस पहुँची और हिंदू जो है मुसलमानों से झगड़ा करने लगे, एक दूसरे के कट्टर विरोधी हो गए। तो आज भी ये देखने को मिलता है। ओके, 1935 के भारत शासन अधिनियम को हमारे संविधान का स्रोत क्यों कहा जाता है। जो आपका 1935 का एक्ट था, आया था, इससे भारत यानी जो इससे भारत शासन अधिनियम कहा गया, तो हमारे संविधान का मुख्य स्रोत क्यों कहा जाता था इसे। देखिए जो हमारा संविधान था वो कई देशों के संविधान से लिया गया है और इसमें से ज़्यादातर चीज़ें जो थी 1935 का शासन अधिनियम से लिए गई हैं। तो आइए समझते हैं क्या क्या इसमें और आपको लिखना है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में 1935 के अधिनियम का विशेष महत्व है। इस अधिनियम में अधिकांश व्यवस्थाएं भारतीयों के अनुसरण
भारतीयों के अनुरूप की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को उनके अधिकार सुरक्षित रखने की बात कही गई थी। देखिए, भारतीयों के लिए अधिकार, ये 1935 का एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को उनके अधिकारों को सुरक्षित करने की बात कही गई थी। और भारतीय संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 तक भारत का शासन 1935 के अधिनियम के द्वारा ही चलाया जाता था। भारत का जब संविधान नहीं बना था, यानी 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, लेकिन उससे पहले जो भारत का शासन चला करता था वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही चलाया जाता था। 1935 के द्वारा चलाया जा रहा था। 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम को भारतीय संविधान का स्रोत कहा जाता है क्योंकि भारतीय संविधान के निर्माण में 1935 के अधिनियम के अधिकांश यहाँ पर थोड़ा स्रोत क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान के निर्माण में 1935 के अधिनियम के अधिकांश प्रावधानों को स्वीकार किया गया, इसीलिए भारत शासन अधिनियम 1935 को भारत के संविधान का मुख्य स्रोत माना जाता है। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को लिख देना है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या कहता है, क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय दलों को मान्यता किस आधार पर दी जाती है। जैसे क्षेत्रीय या फिर राज्य स्तरीय दल होते हैं वो कैसे मान्यता प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें कैसे मान्यता क्षेत्रीय दल की मिल जाती है, फिर कैसे कहा जाता है कि ये दल राष्ट्रीय है, दल क्षेत्रीय है, फिर ये दल राज्य स्तरीय है। निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाले दलों को क्षेत्रीय दलों की मान्यता दी जाती है। जैसे आपका यूपी की अगर बात की जाए तो इसमें क्षेत्रीय दलों की संख्या में कौन कौन रखे क्षेत्रीय दल, एक तो क्षेत्रीय दल में आ जाएगा आपका क्षेत्रीय दल में जैसे सबसे बड़ी पार्टी क्षेत्रीय दल में यूपी में अगर बात करें तो एसपी यानी समाजवादी पार्टी है। यहाँ पर बीएसपी जो है ये राष्ट्रीय पार्टी है, तो ये तो एसपी से भी बड़ी पार्टी है। बीजेपी भी एक राष्ट्रीय पार्टी, कांग्रेस भी राष्ट्रीय पार्टी, तो ये तीनों पार्टियां जो हैं समाजवादी पार्टी से बड़ी हैं। लेकिन जो समाजवादी पार्टी है वो क्षेत्रीय पार्टी, उसे भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं मिल पाया है, तो इस तरीके की पार्टियों को कहते हैं क्षेत्रीय पार्टी। तो इसके लिए क्या शर्तें होती हैं, लोकसभा के लिए उस राज्य से निर्वाचित प्रत्येक 25 सदस्यों या उस संख्या की किसी भिन्न के पीछे कम से कम एक सदस्य निर्वाचन के द्वारा सदन में भेजा जा चुका हो। तो ये बात आपको समझ लेना है, या फिर इसको नहीं समझना आता तो यहाँ पर या करके भी लिख देना है। उस राज्य की विधानसभा के लिए प्रत्येक 30 सदस्यों के पीछे कम से कम एक सदस्य उस दल का निर्वाचित हुआ। जैसे आपकी पार्टी है कोई, तो मान लीजिए आपके उस राज्य में 60 विधानसभा की सीटें हैं, तो आपको उस राज्य की मतलब 30 सदस्यों के पीछे कम से कम एक सदस्य जो है आपकी पार्टी से बना हो। तो इसमें से अगर 30-30 में हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 30-30 हो जाएगा, 2 के फॉर्म में भी डिवाइड होगा। तो अगर आपकी पार्टी अगर क्षेत्रीय दल की संख्या लेना चाहते हो, क्षेत्रीय दल की मान्यता प्राप्त करना चाहते हो, तो इसमें से आपको 2 सीटें जरूर जीतनी होंगी, तभी आपको क्षेत्रीय दल की जो है मिल पाएगी। या फिर सेकंड नंबर पॉइंट में लिख सकते हो, राज्य में हुए लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में कुल वैध मतों का 4% मत उससे अवश्य प्राप्त है, या फिर 4% मत प्राप्त हुआ हो, या फिर 2 विधायक आपने जिताए हो 60 सीटों में से। ओके, अगर उत्तर प्रदेश में जैसे 403 सीटें हैं तो यहाँ पर जैसे 14 या फिर 14-15 सीटें अगर आप जीत ले तो क्षेत्रीय दल की संख्या में आप आ जाओगे। ओके, उपयुक्त शर्तों को पूरा करने वाले किसी दल को निर्वाचन आयोग द्वारा क्षेत्रीय दल की मान्यता प्रदान की जाती है। मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दल का चुनाव चिन्ह आरक्षित हो जाता है। अगर आपने क्षेत्रीय दल की मान्यता प्राप्त कर ली तो आपका जो चुनाव चिन्ह है आरक्षित हो जाएगा, कभी बदलेगा नहीं, और जो ये मान्यता देता है कौन देता है, निर्वाचन आयोग देता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किए। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करना है, और भी क्लासेस देखना है तो भी आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इस तरीके की दमदार क्लास आपको डेली यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं। तो क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद।